एक गरीब बस्ती के अंदर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के अंदर से एक जवान लड़का और एक जवान लड़की निकलते हैं जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। यहाँ पर बस्ती वाले जो लोग होते हैं वो उन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और तभी दोनों के दोनों एक झोपड़ी में घुस जाते हैं, यानी कि गरीब बस्ती में जो मकान होता है उसके अंदर घुस जाते हैं। उस मकान के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था जिसका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है जो उसे सहारा दे सके और वह काफ़ी ज़्यादा बीमार भी है। यहाँ पर जो बस्ती वाले हैं वह उसे खाना दिया करते हैं, लेकिन जैसे ही लोग जाते हैं तो जाकर उनके पैर छूने लगते हैं। अब वह व्यक्ति इन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि भाई कौन हो तुम और इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रहे हो। तो तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि बाबा क्या आपने नहीं पहचाना, मेरा नाम सचिन है। अब इस नाम को सुनते ही यहाँ पर जो वह बुजुर्ग व्यक्ति होता है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लड़की की तरफ इशारा करके कहने लगता है क्या यह मीना है। तो यहाँ पर जो सचिन होता है वह हाँ में सर हिलाता है। तीनों जन फूट फूट कर रोने लगते हैं। कौन थे वे लड़के लड़की और किस वजह से ये बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें जाना पहचाना करता था, और जाना पहचाना करता था नाम से तो उन्हें शकल से क्यों नहीं पहचान रहा था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर दो परिवार रहा करते हैं। एक परिवार के अंदर इकलौता व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी है, उसके दो बच्चे हैं, और दूसरे परिवार के अंदर काफी सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पर जो इकलौता व्यक्ति होता है उसके बेटे का नाम सचिन होता है और बेटी का नाम मीना होता है। यहाँ पर जो सचिन के माता पिता होते हैं वह अपनी छोटी सी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी किया करते हैं, लेकिन एक दिन खेत के ही पड़ोसी से किसी बात को लेकर छोटा सा झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के चलते यहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं उनकी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के दौरान वह दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब वो तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे परिवार के लोग होते हैं वो कहते हैं इनके दो बच्चे और हैं, उनको इस दुनिया से विदा कर देते हैं, और ऐसा कहकर खेतों से वो घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी गांव की एक और महिला जो कि अक्सर इसके माता पिता की काफी ज्यादा चहेती थी, वह इस बात को सुन लेती है और उन लोगों से पहले जाकर घर में से इन दोनों बच्चों को भगा देती है। कहती है कि बेटा अपनी बहन को लेकर भाग जा, क्योंकि तुम्हारे परिवार के जो वो लोग हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता को तो उन्होंने इस दुनिया से विदा कर दिया है। अब यहाँ पर बच्चा जो लड़का था वह तो 12 साल का था और उसकी जो बहन थी वह 7 साल की थी। तो यहाँ पर जो लड़का होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उस महिला की वह बात मान जाता है और उसके बाद अपने घर से भाग जाता है। वो दोनों के दोनों बहन भाई एक ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में बैठने के बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं। जैसा उस महिला ने कहा था कि बेटा अपनी बहन का ख्याल रखना और अच्छे से रहना, क्यों, और यहाँ पर कभी भी वापस मत लौटना। ऐसा ही सोचकर यहाँ पर जो लड़का सचिन होता है वह अपनी बहन मीना का अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना तो उनके पास कोई घर बार है और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपना सर छुपा सके। घूमते घूमते वो दोनों एक गरीब बस्ती में पहुंच जाते हैं और वहां पर इधर उधर बैठकर ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पर सचिन देखने लगता है कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वे अक्सर सिग्नल पर जाकर लोगों की गाड़ियों में कपड़ा मारा करते हैं और उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो जो सचिन होता अपनी बहन मीना को यहीं पर बैठाता है और कहता है कि बहन मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर सचिन गाड़ियों में कपड़ा मारा करता, वहां से जो पैसे मिल जाते हैं उनसे लिए खाना ले लिया करता और उसके बाद दोनों बहन भाई गरीब बस्ती में इधर उधर ऐसे लेट जाया करते हैं। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब दोनों भाई बहन बैठे हुए थे, क्योंकि आज भाई कपड़ा मारने के लिए गया है लेकिन उसे वहां से कोई पैसे नहीं मिले हैं, तो इसी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा भूखे बैठे हुए थे और सड़क किनारे बैठकर राह देख रहे थे कि कोई उन पर तरस खाकर उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। वो दोनों जब यहाँ पर बैठे रहते हैं तो तभी उनके सामने से एक बहादुर सिंह नाम का व्यक्ति निकलता है जिसके हाथ में कुछ खाना था और उस खाने को लेकर वह जा रहा था। अब जो दोनों भाई बहन होते हैं उस खाने की तरफ देखने लगते हैं और जैसे ही वो लोग उस खाने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बहादुर सिंह की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। दरअसल बहादुर सिंह पासी के एक होटल में वेटर का काम किया करते हैं और अक्सर वो अपने घर के लिए वहां से खाना ले आया करते हैं। तो उसके बाद जब वो देखते हैं कि ये बच्चे शायद ज्यादा भूखे हैं तो उसके बाद उनसे नहीं रहा जाता और वह उस खाने को लाकर उन बच्चों को दे देते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम्हें भूख लगी है। तो यहाँ पर जो सचिन होता है वो कहता है कि हाँ बाबा हमें भूख लगी है, क्या आप ये खाना हमें दे दोगे। तो वह उस खाने को दे देता है और यहाँ पर दोनों भाई बहन एकदम से उस खाने पर टूट पड़ते हैं और वहीं बैठकर उस खाने को खा लेते हैं। जब बहादुर सिंह इन बच्चों को इस तरह से भूख से तड़पता हुआ देखता है तो उसके बाद पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो यहाँ पर जो सचिन होता है 12 साल का, वह अपनी पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि बाबा अब हम लोग यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर न जाने क्या होगा
होगा क्या ना होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यहीं पर अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे क्योंकि वापस हमें लौटकर नहीं जाना है। इस बात को सुनकर बहादुर सिंह को उन पर बहुत ज्यादा तरस आता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो इस गरीब बस्ती के अंदर मैं तुम्हें कमरा दिला देता हूं और यहीं पर तुम लोग आराम से रहना। इसके बाद यहाँ पर जो बहादुर सिंह होता है वो उन्हें ले जाता है और वहीं पर एक कमरा दिलाकर उसके अंदर रहने के लिए बोलने लगता है और कहता है कि चिंता मत करो, खाना मैं तुम्हारे लिए हर रोज यहीं पर दे जाया करूंगा। इस बात को सुनकर भाई बहन बड़े खुश होते हैं और बहादुर सिंह यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। निकलते निकलते वह रास्ते में बहुत सारी बातें सोचता है क्योंकि बहादुर सिंह के घर में एक उसकी माँ है और एक उसकी बेटी है जिसकी वो पढ़ाई लिखाई करवा रहा है। खुद होटल पर नौकरी किया करता है वेटर का काम और कभी कभी वहां से खाना ले आया करता है अपने परिवार के लिए, वरना खुद से उन्हें बनाकर खिला दिया करता है। यानी कि उसकी जो माँ है वो खाना बना दिया करती है और धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा था। वह सोचता है कि कोई बात नहीं, बच्चों को तो मैं खाना दे ही सकता हूं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर इसके बाद जो बहादुर सिंह होता है वो ऐसे ही करता है, अपने मालिक से कहकर जो बचा हुआ खाना होता है उसे अपने साथ ले आता है क्योंकि मालिक को उसने बता दिया था कि इस तरह से 2 बच्चे हैं और उनकी मदद के लिए मैं एक खाना लेकर जाता हूं। तो मालिक भी काफी ज्यादा अच्छा था, तो इसी वजह से वह मना नहीं करता है और उसको रोज रोज खाना दे दिया करता है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और बीच में कई बार यहाँ पर जो बहादुर सिंह होता है उन बच्चों को अपने घर तक भी ले जाता है और घर को भी दिखाता है। बहादुर सिंह का घर वो एक दूसरी गरीब बस्ती में था, लेकिन वो गरीब बस्ती झोपड़पट्टी से काफी ज्यादा अच्छी थी, पर वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि वो इनको भी रख सके। तो इसी वजह से वो उन्हें अपने परिवार से मिलाता है और यहाँ पर बच्चे बड़े खुश प्रतीत होते हैं। दिन के समय में यहाँ पर लड़का इधर उधर कारों पर कपड़ा मारा करता है और पैसे कमा लिया करता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद एक शाम जब बहादुर सिंह उन बच्चों के लिए खाना लेकर आता है तो वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। इस बात को देखकर यहाँ पर बहादुर सिंह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इधर उधर जब पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन अपने कुछ सामान को लेकर यहाँ से न जाने कहाँ चले गए। हमने तो उनसे नहीं पूछा क्योंकि यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अब जब बहादुर सिंह को यह पता चलता है तो उन बच्चों को खूब ढूंढने की कोशिश करता है। दिल्ली में इधर उधर भी ढूंढता है, पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज कराता है, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं होता है। बहादुर सिंह इस बात से काफी ज्यादा निराश और उदास हो जाता है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे क्योंकि बच्चों का कोई भी अता पता नहीं लग रहा था। इसके बाद वह अपनी जिंदगी को जीता तो रहता है, लेकिन बार बार उसे दोनों भाई बहन की याद आया करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ यहाँ पर बहादुर सिंह की जो बेटी होती है उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपने घर परिवार को बसाने लगती है क्योंकि उसका पति पुणे में किसी कंपनी में काम किया करता है, तो वह वहीं पर जाकर अपने जीवन को जीने लगती है। बहादुर सिंह अपनी माँ के साथ रहता है और कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और अब बहादुर सिंह पूरी तरह से अकेला रह गया था। अब जब बहादुर सिंह अकेला रह जाता है तो उसका मन तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को जीता है क्योंकि जिंदगी तो जीनी पड़ती है चाहे कोई हो या ना हो। इसके बाद यहाँ पर जो बहादुर सिंह होता है वो उस होटल में काम तो करता रहता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो होटल का मालिक होता है वह उस होटल को अपने बेटे को हैंड ओवर कर देता है और जैसे ही बेटा इस होटल के अंदर आता है तो वह यहाँ के जो बुजुर्ग वर्कर होते हैं उन सभी को निकालने लगता है और नए लड़कों को भर्ती करने लगता है। अब इसी वजह से जो बहादुर सिंह होता है उसकी उम्र भी 60 साल हो गई थी, तो उसका नंबर भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन बहादुर सिंह जो होता है जब वो ये सोचता है कि इस होटल से हट गया तो फिर उसका क्या होगा, क्योंकि अब तो वह घर पर खाना बनाया ही नहीं करता है, इसे खाना खा लिया करता है और सीधे अपने घर चला जाता है। वह कहने लगता है कि बेटा ऐसा मत कर, अगर तू मुझे नौकरी से निकाल देगा तो मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा, मुझे जीवन व्यतीत करने के लिए भीख तक मांगनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है मालिक का वह उस पर तरस खा जाता है, कहता है कि ठीक है अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको काम तो मिल जाएगा, लेकिन आपको वेटर का काम नहीं करना है, आपको स्टोर पर काम करना होगा क्योंकि वेटर मुझे तेज तर्राक चाहिए जो फुर्ती से काम कर सके। इसके बाद यहाँ पर जो बहादुर सिंह होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा वहां पर भी काम कर लूंगा। तो यहाँ पर जो होटल मालिक का बेटा होता है वह उसे स्टोर पर लगा देता है और उसकी कुछ तनख्वाह भी कम कर दी गई थी। बहादुर सिंह उसी तनख्वाह को पाकर बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम काम तो है, इज्जत की रोटी खाऊंगा यही मेरे लिए काफी है। ऐसा सोचकर वह वहां पर काम करते रहते हैं और धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो बहादुर सिंह होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब के चलते वह काम पर जा ही नहीं पाते हैं। जब लगातार 2 से 3 दिन वो काम पर नहीं जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो होटल मालिक का बेटा होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति को काम पर रख लेता है और बहादुर सिंह अब घर पर ही रहने लगते हैं। जब उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग उसे सहारा देते हैं और वहीं पर वो रहने लगता है। समय बीत तो रहा था, लेकिन बहादुर सिंह का जीवन बहुत ही ज्यादा दुख में हो गया था क्योंकि कई बार उसने अपनी बच्ची को भी खबर पहुंचाई है, लेकिन बेटी है कि वहां से आने का नाम ले रही है और ना ही
ही अपने पिता की हालत को देखकर उसे बिल्कुल भी तरस आ रहा है, जबकि बेटी को उसने लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि जो बेटी है वो बुढ़ापे में उसको सहारा दे सके। लेकिन इस समय पर बेटी उसको बिल्कुल भी सहारा नहीं देती है और जब बहादुर सिंह कहता है कि बेटी मुझे अपने साथ ले जा तो वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि बाबा यहाँ पर हमारा ही कोई ठिकाना नहीं है, आपको हम अपने साथ कहाँ ले जाएंगे, आप वहीं पर रुको, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगी। ऐसा कहते कहते बेटी को लगभग 2 साल हो गए थे, लेकिन बेटी वहां पर आने का नाम नहीं लेती है। बहादुर सिंह इन बातों को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उसके बाद इसी तरह से अपने जीवन को जी रहे थे। अड़ोस पड़ोस वाला जो भी कुछ उन्हें खाने के लिए दे दिया करता उसको खा लिया करते और जैसे जो इलाज करवा दिया करता उस इलाज को करवा कर वहीं पर पड़े रहते हैं और अपने जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से एक बहुत बड़ी कार उनके दरवाजे पर आकर रुकती है। अब जैसे ये बड़ी कार इनके दरवाजे पर आकर रुकी थी तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन है जो यहाँ पर आए हैं। कार से एक जवान लड़का निकलता है, एक जवान लड़की निकलती है और जैसे वो लोग वहां से निकलते हैं तो लोग देखकर और भी ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद दोनों के दोनों उसी गरीब बस्ती के घर के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर बहादुर सिंह जी रहा करते थे। यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही दोनों के दोनों जवान लड़की और लड़का अंदर देखते हैं तो बहादुर सिंह बिस्तर पर पड़े हुए थे और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तो यहाँ पर वो दोनों जाकर उनके पैर छूने लगते हैं, लेकिन बहादुर सिंह इन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई तुम कौन हो और मेरे पैर क्यों छू रहे हो। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वह एकदम से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं सचिन हूं। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो बहादुर सिंह होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लड़की की तरफ इशारा करके कहने लगता है फिर तो ये मीना होगी ना। तो यहाँ पर जो सचिन होता है वह आंखों में आंसू लेकर कहता है कि हाँ बाबा यही है मीना। इसके बाद यहाँ पर जो बाबा होता है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने हाथों को फैलाता है और दोनों के दोनों जाकर उसके गले लग जाते हैं। यहाँ पर दोनों उनके गले लगते हैं, कुछ देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो बहादुर सिंह जी हो तो पूछने लगते हैं कि बेटा ये बताओ कि तुम कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पर सचिन और मीना बताने लगते कि बाबा उस दिन ना हमें कहीं से पता चला था कि अनाथ आश्रम वाले इस बस्ती में आने वाले हैं और वह अनाथ बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं और जो हमारे साथ खेलने वाले बच्चे थे ना वो हमें बताया करते थे कि ये अनाथ आश्रम वाले अलग अलग रख दिया करते हैं। तो मैं अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहता था और इसी वजह से मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से एक ट्रेन में बैठ जाता हूँ और वो ट्रेन हमें सीधा मुंबई छोड़ देती है। मुंबई में जाकर एक सेठ के यहाँ पर मुझे काम मिल जाता है और उस काम को करके मैं अपनी बहन को पढ़ाने लिखाने लगता हूँ। यहाँ पर सेठ जी भी काफी ज्यादा दयावान थे और जब उन्हें पता चलता है कि एक 13 साल का लड़का अपनी बहन को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसके बाद वो मुझे काफी ज्यादा हल्का काम दिया करते हैं और मेरी बहन को पढ़ने के लिए भी सहारा दिया करते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा तेरी बहन को और तू काम पर ध्यान दे। इसके बाद मैं सेठ जी के पास काम करता रहता हूं और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतता हूं और अब जब मुझे वहां पर काम करते हुए काफी दिन हो जाते हैं, बहन भी अच्छी खासी पढ़ रही थी, तो उसके बाद जो सेठ जी होते हैं वो मुझे कंपनी की जिम्मेवारी सौंपने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा इस कंपनी की जिम्मेवारी तुम पर है और तुम्हें इसको चलाना है। तो उस कंपनी को मैं चलाता हूं और धीरे धीरे जब मेरी बहन भी पढ़ लिख जाती है और पढ़ने के बाद ये नौकरी करने लायक हो जाती है तो यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं उसी कंपनी में इसकी भी नौकरी लगा देते हैं। ये कंपनी की सीईओ है और मैं उसको ऐसे देखा करता हूं तजुर्बे के हिसाब से और इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से उनकी कंपनी को चलाने लगते हैं। सेठ जी हमारे काम से बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर एक कंपनी स्टार्ट की और वहां पर हम दोनों भाई बहन को भेज दिया और कहा कि अच्छी तरह से इस कंपनी को चलाना। दिल्ली के सटा हुआ इलाका था और वहां पर जब हम काम करने लगते हैं तो हमें हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं और हम आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि आपकी हालत इतनी खराब होगी। अगर आपकी हालत इतनी खराब है तो चलो अभी के अभी हमारे साथ और हम आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर बहादुर सिंह उनसे मना नहीं कर पाते हैं और इसके बाद वे बहादुर सिंह को लेकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और तकरीबन 7 दिन इलाज होने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब बहादुर सिंह अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं तो यहाँ पर दोनों बहन भाई ने उनके लिए एक ठीक ठाक घर ले रखा था पोस्ट एरिया में और जहां पर कुछ नौकर चाकर भी थे। वे बहादुर सिंह को उस घर के अंदर रखते हैं और कहते हैं कि बाबा आज से आप यहाँ पर रहोगे और हम भी आप ही के साथ रहेंगे। बहादुर सिंह इस बात को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम लोग तो अपने भी नहीं थे, कुछ दिनों तुम्हें खाना ही तो खिलाया था, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो बच्चे बता देते हैं कि बाबा इस तरह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और उस टाइम पर अगर आप हमें सहारा नहीं देते तो यहाँ पर हम लोग शायद भूख से ही मर जाते। लेकिन जब आपने हमें सहारा दिया तो उसके बाद हमारी हिम्मत बढ़ने लगी और हिम्मत बढ़ने के साथ साथ ही जब मैं मुंबई चला जाता हूँ तो मुझे काम करने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग गाँव से आए थे और आप अगर हमें यहाँ पर नहीं रखते कुछ दिन तो हमारी जो स्किल है वो इंप्रूव नहीं हो पाती और हमें नहीं पता चल पाता कि दुनियादारी में कैसे जीवन जिया जाता है। तो आपकी वजह से हम लोग आज जीवित हैं, तो इसी वजह से
हम आपको सहारा दे रहे हैं और आप आज से हमारे पिता की तरह रहोगे। इस बात को सुनकर बहादुर सिंह जी उन्हें अपने गले लगा लेते हैं और वो सभी लोग उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर दोनों बहन भाई की एक ही मुहूर्त पर शादी भी कर दी जाती है और शादी होने के बाद अपने अपने परिवार में दोनों के दोनों व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जो बहादुर सिंह होता है वो कहने लगता है कि बेटा तू अपना एक गांव बता रहा था जब तू छोटा था, क्या तू उस गांव में गया है? तो यहाँ पर सचिन मना करने लगता, कहता है कि नहीं बाबा, मैं तो उस गांव में नहीं गया। तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटा शायद हो सकता है वहां पर तेरी अब भी कुछ पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई हो, तो तू वहां पर तो जाकर देख एक बार क्या होता है, क्या है तुम्हारे पास क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो सचिन होता है वह भी ऐसा ही करता है। जब अपने गांव जाता है तो वहां पर उसकी जो पुश्तैनी जमीन थी वो उसे मिल जाती है और वह उस पर आकर अपना हक जमा लेता है। वहां पर फिलहाल जमीनों के रेट काफी ज्यादा हो गए थे, लेकिन जिन लोगों से उसके पिता की लड़ाई हुई थी वो लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि सचिन उन पर कार्रवाई भी करना चाहता था। लेकिन जब वो लोग इस दुनिया को छोड़कर जा ही चुके हैं और उनके बच्चे इस घर के अंदर रहा करते हैं तो फिर वो करे तो क्या करे, ऐसा सोचकर वो इन बातों के लिए मना कर देता है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी को वहां से बेचकर दिल्ली के अंदर ही अपनी भी एक और छोटी सी वर्कशॉप लगा लेता है, जिससे अपने जीवन को वो हंसी खुशी व्यतीत कर रहा है। साहब सिंह भी आज तक भी उनके पास रहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।